नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के साथ बड़ी खबर से, जहां कैबिनेट मंत्री को घर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया गया। जी हां, मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सर्कुलर रोड के आवास पर नोटिस लगाया गया है। प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। रेड जोन दिल्ली से महाराज के घर 4 लोग आए थे। सतपाल महाराज आवास छोड़कर अब सरकारी आवास में शिफ्ट हुए हैं। 3 जून तक क्वारंटीन रहेगा ये आवास। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है। और रेड जोन दिल्ली से 4 लोग महाराज के घर आए थे, उसके बाद से नोटिस चस्पा किया गया है। और अभी की बात हम कर लें तो इस वक्त सरकारी आवास पर सतपाल महाराज जो है अब सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं अपने घर को छोड़कर। तो 3 जून तक क्वारंटीन में तब्दील रहेगा ये पूरा आवास। तो सर्कुलर रोड पे प्रशासन ने ये नोटिस चस्पा किया। रेड जोन दिल्ली से महाराष्ट्र के घर पर 4 लोग आए थे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात इस पूरी खबर पर बने हैं। सुनील, बेहद अजीब लगता है कि एक मंत्री को बताना पड़ रहा है और नोटिस चस्पा करना पड़ रहा है कि आपके घर को क्वारंटीन किया जा रहा है। तो पूरा मामले को आपसे ज्यादा तफसील से समझेंगे हम। देखिए, ये मंत्री सतपाल महाराज का आवास है। वो पर्यटन मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, और उनके घर के आगे ये क्वारंटीन का नोटिस लगा हुआ है। इसमें बाकायदा लिखा गया है कि 20 मई से और 3 जून तक इस घर के सदस्य घर पे ही रहेंगे, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। यानी कि इस पूरे कैंपस को सील कर दिया गया है। और जो जानकारी हमें मिली है कि 19 तारीख को दिल्ली के रेड जोन एरिया से 4 लोग यहाँ पर सतपाल महाराज के आवास पर पहुंचे थे। और उसके अगले दिन 20 मई को प्रशासन ने यहाँ पर क्वारंटीन का बोर्ड चस्पा कर दिया, जो बताया गया कि सतपाल महाराज 19 तारीख को उन लोगों से नहीं मिले थे, 20 को उन लोगों से नहीं मिले थे। और उसके बाद से ही सतपाल महाराज अपने सरकारी आवास पर चले गए हैं। उनका पूरा ऑफिस वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो हमें बताया गया। हम यहाँ पर जब मौके पर पहुंचे तो आप देखिए, अभी ये गेट बंद मिल रहा है, लेकिन तब यहाँ पर गेट भी बंद नहीं था और यहाँ से लोग आसानी से आवाजाही कर रहे थे। हमारे खुद के सामने मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ, और पिछले 1 घंटे में यहाँ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर मार्केट भी निकल गया। तो एक बड़ी चूक है, और खासकर तब जब कैबिनेट मंत्री का आवास पर बाकायदा एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया हो कि ये क्वारंटीन हाउस है, ये पूरा परिसर सील है, और उसके बावजूद यहाँ पर अभी आवागमन लोगों का बना हुआ है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक गंभीर चूक है कि जिस तरह से आम लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, उनकी कॉलोनियों को क्वारंटीन कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, और वहाँ पर कड़ा पहरा होता है कि कोई भी आवाजाही नहीं करेगा। यहाँ तक कि क्वारंटीन के नियमों का पालन न करने पर बाकायदा उत्तराखंड में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुंचे तो पूरी तरह से सब कुछ सामान्य था। हालांकि अब हमारी मौजूदगी के बाद ये गेट बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 18 की मौजूदगी के बाद अब हरकत में प्रशासन आया, नोटिस चस्पा किया गया है। हालांकि जरूरत क्यों पड़ी ये भी बड़ी बात है। उसके बाद जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुनील बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि नोटिस लगाने के बावजूद भी लोगों की आवाजाही देखी गई। बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे हम खबरों में आगे। सीएम त्रिवेंद्र ने कोविड-19 अस्पताल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि जो भी अस्पताल खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए लोगों का इलाज करेंगे, उस अस्पताल को 50 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वो सुरक्षित रहें। अगर उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं या कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाएगा। अब बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज की बात करें जाए तो प्रदेश में 51 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब उत्तराखंड में 229 एक्टिव केस हुए हैं, वहीं 64 मरीज ठीक भी हुए हैं और 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अगर जिलेवार हम बात करें तो अल्मोड़ा में 3, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 10 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा बात की जाए पिथौरागढ़ की तो वहां 14, टिहरी में 14,
उधम सिंह नगर में 2 नए केस सामने आए हैं। वहीं देहरादून की प्राइवेट लैब टेस्टिंग में 3 नए मामलों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हरिद्वार में 2 कोरोना पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है। राशन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ था युवक। वहीं कैबिनेट मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सप्तऋषि इलाके में मदन कौशिक हुए थे शामिल। आपको बता दें कि क्वारंटीन का उल्लंघन कर राशन लेने पहुंचा था युवक। जिला प्रशासन ने मामले की अब तफ्तीश में जुट चुके हैं। तो 2 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मचा। सप्तऋषि इलाके में मदन कौशिक में शामिल हुए और क्वारंटीन का उल्लंघन कर राशन लेने ये युवक पहुंचा था। तो फिलहाल जिला प्रशासन इस मामले की तह में जुट गया है, पड़ताल कर रहा है। उत्तराखंड में 4 दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 400 के पास पहुंच गया है। 22 मई को 153 मामले थे, जो अब बढ़कर 400 पहुंचे हैं। पूरा उत्तराखंड ऑरेंज जोन हो चुका है और यही हालात रहे तो रेड जोन बनने में देर भी नहीं लगेगी। 15 मार्च को उत्तराखंड में कोरोना का पहला केस आया और 73 दिन में आंकड़ा 400 पहुंच गया। वहीं पहाड़ के 9 जिलों में आंकड़ा 100 के पार पहुंचा है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा उत्तराखंड में 4 दिन में डबल हो रहा है। ऐसे में हालात में मुश्किल बढ़ना तय है और फिर ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन हुए जिलों को रेड जोन बनते अब देर भी नहीं लगेगी। और वहीं हेल्थ सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि प्रवासियों के कारण कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे जो जोन्स का निर्धारण है रेड, ग्रीन और ऑरेंज, उसके लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की तरफ से जो मानक आए हैं उसमें हमें 6 चीज़ों के आधार पर अपने जनपदों का रेड, ग्रीन या ऑरेंज उसका ग्रेडिंग करना है। टोटल एक्टिव केसेस पर लाख, डबलिंग रेट, केस फर्टिलिटी रेटियो, जो मोर्टालिटी रेट जिसे हम कहते हैं, हमारा टेस्टिंग रेशियो और हमारा जो एक सैंपल का जो प्रोडक्टिविटी का रेट है। तो ये 6 मानकों के आधार पर, जिनमें से एक जो है वो डबलिंग रेट है, इसलिए जो है इसकी एक बड़ी अहमियत है। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमें अपनी रैंप अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और उसके थर्ड जो हमारा बिंदु रहेगा, यदि नंबर ऑफ केसेस और बढ़ते हैं तो जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसको हमें और ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और आंकड़े भी अब लोगों को डराने लगे हैं। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं टेस्ट को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और टेस्ट होने में 3 से 4 दिन का वक्त लग रहा है। इसकी वजह से परिजन भी बेहद परेशान हैं। वहीं हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है कि ऐसे मामलों में जल्द रिपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है। गंभीरता दिखानी चाहिए और जो बॉडी है वो सेम डे या अगले दिन परिवार को मिल जानी चाहिए, ताकि बॉडी के साथ तो खिलवाड़ ना हो और जिंदा व्यक्तियों का इलाज हो, उसकी भी हालत बहुत खराब है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार संवेदनशील नहीं रही है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो डेथ केसेस है उसको इमीडिएटली होना चाहिए, ताकि जो परिजन है उनको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो भी आगे क्या जो क्रियाकलाप होना है वो हो सके, तो इसके इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे देंगे। इधर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं। हल्द्वानी की बात कर ली जाए तो हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि कहीं पानी नहीं है तो कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है। हालात ऐसे हैं कि घर वाले खाना बनाकर इन क्वारंटीन सेंटर्स तक पहुंचा रहे हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं के सामने है, क्योंकि ना तो सुरक्षा के इंतजाम हैं और नहाने की कोई व्यवस्था ही है। क्वारंटाइन सेंटर्स की इन्हीं दिक्कतों के चलते विपक्ष को भी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा देश तो खुद क्वारंटाइन सेंटर्स के मुआयने का दावा कर रही हैं। वॉशरूम की दिक्कत है, बस नहाने धोने की दिक्कत है। टॉयलेट तो सही है, पानी भी थोड़ा कम आता है, खाना पीना घर से ही आता है। यहाँ वॉशरूम और नहाने धोने की प्रॉब्लम है और यहाँ अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं हम पे काली भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग रात को घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कभी अपने चचा लोगों के घर पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बस हो गया, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हमको बहुत ज़्यादा। कि मैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर देखने जाऊँगी, आखिर क्या है, पीने का पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या गंदा पानी मिल रहा है, नल का मिल रहा है, कैसा नल में पानी आ रहा है, बिजली है या नहीं है, पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं खुद भी देखने जाऊंगी। नैनीताल के बेताल घाट के उलघोर में क्वारंटीन सेंटर में आज फिर से सांप निकलने का एक मामला सामने आया है। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार अब लगाई है। आपको बता दें कि कल बेताल घाट के खौल गांव में बने एक क्वारंटीन सेंटर में बच्ची को
सांप ने काटा था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद इस मामले में शिक्षक और पटवारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कई क्वारंटीन सेंटर्स में बदहाली देखने को भी मिल रही है और भीमताल ब्लॉक के गेठिया में बने क्वारंटीन सेंटर में दरवाजों में ना तो कुंडी ही है और ना ही शौचालय भी ठीक ठाक हैं। तो बदहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्वारंटीन सेंटर की, जहां कल एक सांप निकला था, बच्ची की मौत हो गई थी। इसी के अलावा आज फिर एक क्वारंटीन सेंटर में सांप निकला है। स्कूल खतरे में है, स्कूल जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा टूटा हुआ है, लेकिन हमें अभी ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे आप लोग देख सकते हैं बाहर से सब कुछ खुला हुआ है और नहाने के वहाँ पे दरवाज़ा नहीं है और ऐसे हमें कोई जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको भी देखा जा रहा है और आगे भी इसी संबंध में मैंने एक बैठक बुलाई है कि कोई भी जो भी हमारे सेंटर है इनमें किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार भले ही स्कूलों और पंचायत घरों में लोगों को क्वारंटीन कर रही है, लेकिन दुश्वारियां काफी ज्यादा हैं। कल बेताल घाट में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। उसके बाद आज हम भीमताल ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर में हैं। ये देख सकते हैं, ये नहाने की व्यवस्था यहाँ पर इनके लिए जो क्वारंटीन लोग हैं उनके लिए की गई है और ना इस पे दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं। इस तरफ से पूरा सांप का या फिर गुलदार के आने का खतरा यहाँ पर है। इस क्षेत्र की बात इसलिए हो रही है कि यहाँ पर लगातार जो गुलदार हैं उनका आतंक है और किंग कोबरा का ये पूरा जोन है। किंग कोबरा की कई प्रजातियां इस इलाके में रहती हैं। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि कई जगहों पर ये टूटा हुआ है, गेट और दीवारें इसमें काफी खराब हैं। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज 18, नैनीताल। बुलेटिन में बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, जहां पर थलीसैंण एसडीएम पर पथराव की खबर आई है। होम क्वारंटीन नियमों का पालन कराने पहुंचे थे एसडीएम और एसडीएम के साथ लोगों ने अभद्रता करी है। पुलिस ने सभी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। चौपड़ा कोटपट्टी के कपरौली गांव की पूरी घटना है। सभी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और बात हल्द्वानी की करते हैं, जहां हल्द्वानी में आज रात पहुंचेगी श्रमिक एक्सप्रेस। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे से आज रात पहुंचेगी श्रमिक ट्रेन। मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे पहुंचेगी ये ट्रेन। 1500 से ज्यादा प्रवासी पहुंचेंगे उत्तराखंड। रुद्रपुर हल्द्वानी में क्वारंटीन किया जाएगा इन तमाम यात्रियों को। तो आज पुणे से पहुंचेगी ट्रेन। 1500 से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंड आएंगे, जिनके क्वारंटीन के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रुद्रपुर हल्द्वानी में क्वारंटीन इन तमाम यात्रियों को किया जाना है। पौड़ी में जिला प्रशासन ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन से आ रहे प्रवासियों के लिए लोगों के लिए अलग अलग क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। कोठार गांव के पास बनाए गए क्वारंटीन सेंटर को लेकर ग्रामीणों की आपत्ति देखने को मिली है। ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासन शहर में ही प्रवासियों की गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उन पर अंकुश लगेगा। वहीं ग्रामीणों ने क्वारंटीन सेंटर्स के बाहर पुलिस तैनात करने की भी मांग कर ली है। ये क्वारंटीन सेंटर नया केंद्रीय विद्यालय में बनाया, उसमें सबसे बड़ा टॉप फ्लोर जो है वहाँ हमने महाराष्ट्र के लोगों को रखा है। उसमें थर्ड फ्लोर इसलिए डेडिकेट करा गया, वहाँ काफ़ी स्पेस है और काफ़ी सिक्लूडेड प्लेस है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ रहेगा वहाँ। ऋषिकेश में क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को फल बांटने के मामले में कांग्रेस नेता हिमांशु बिजलवाण सहित कई लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि हिमांशु ने कल पूर्णानंद स्कूल में क्वारंटीन लोगों को फल बांटा था और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। इसके बाद पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर में बिना अनुमति घुसने और फल बांटने पर महामारी और आपदा एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में रोडवेज बसों की चलने की परमिशन नहीं है। ऐसे में रोडवेज को काफी नुकसान भी हो रहा है। लॉकडाउन पार्ट 4 में सरकार ने कई नई गाइडलाइंस तय की हैं, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन रोडवेज की बसों को चलाने की परमिशन नहीं है। वैसे देश में कई राज्यों में रोडवेज की बसों को राज्य सरकारों ने चलने की परमिशन तो दी। अगर उत्तराखंड सरकार रोडवेज की बसों को परमिशन देती है तो ऐसे में रोडवेज का लगातार जो घाटा बढ़ रहा है उसको किसी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए की कमाई करती थी। मई जून पीक सीजन होता था, इसमें हमारे उत्तराखंड की पर डे की इनकम जो थी 2 करोड़ से ऊपर जाती थी। अच्छा, अब नहीं चल रही तो अब नहीं चल रही तो इससे बहुत नुकसान है। ये कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत नुकसान है।
लॉकडाउन और कई इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कत के चलते जहां इस साल बच्चों का सिलेबस पूरा होने में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं 1 जुलाई से एग्जाम की डेट अनाउंस होने से के बाद से प्रेशर जो है अब कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी जहां ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में नहीं है, तो कुछ यूनिवर्सिटी बच्चों को प्रमोट करने तक की प्लानिंग में है। लेकिन शिक्षाविदों का मानना है कि यूनिवर्सिटी को आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए और बच्चों को प्रमोट करने का फैसला फ्यूचर के लिए नहीं सही बताया है। पास कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंततः शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए है। बिल्कुल ही अगर परिस्थितियां हाथ में नहीं है तो अलग विषय है। परीक्षाओं का स्वरूप क्या रहेगा, ये कुलपतियों से भी बातचीत की जाएगी, प्राचार्यों से भी बातचीत की जाएगी, छात्र संघ के पदाधिकारियों से भी बात की जाएगी और जो अच्छा सा अच्छा निर्णय होगा उस पर किया जाएगा। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में निर्माणाधीन टनल को आज खोल दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनल को खोलने की अनुमति दी और इसके बाद बीआरओ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसे 4 धाम यात्रा में बहुत बड़ा सफल प्रयास बताया और बीआरओ को बधाई दी। आपको बता दें कि चंबा के मजूड़ गांव से गुलटी तक 440 मीटर टनल बनाई गई है, जिससे 4 धाम यात्रियों के साथ ही चंबा चौक पर लगने वाले भारी जाम से लोगों को निजात भी मिलेगी। वहीं बीआरओ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का कहना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी टनल का काम जारी रखा जाएगा और अक्टूबर 2020 तक इसमें ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू कर दी जाएगी। 12,000 करोड़ का है, उसमें से जो बॉर्डर रोड्स को हिस्सा मिला है वो 250 किलोमीटर का हिस्सा है, 3,000 करोड़ का लागत से आया है। ये 107 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, बट इसको हम 86 करोड़ के अंदर ही पूरा कर रहे हैं और ये अक्टूबर 2020 तक ये ट्रैफिक के लिए यहाँ से हम ट्रैफिक को आना जाने ट्रैफिक का पूरा आगमन शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने छूट दी तो अब पॉल्यूशन को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। वहीं देहरादून में भी ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी आई है और इसी की वजह से देहरादून के आईएसबीटी और क्लॉक टावर इलाके में प्रदूषण थोड़ा जरूर बढ़ा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी भी प्रदूषण का स्तर कई जगहों पर कम ही है। वहीं जहां प्रदूषण बढ़ा है वहां भी स्टैंडर्ड्स मानकों से फिलहाल नीचे ही है। वेलकम बैक। बढ़ते खबरों में आगे। बात ऋषिकेश की। ऋषिकेश में एक कार में आग लगने से हड़कंप मचा है। आईडीपीपीएल की ओर से ऋषिकेश आ रही एक चलती कार में अचानक आग लगी है। वहीं ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फर्स्ट ऑन दिखा रहे हैं आपको पहली तस्वीर, जहां पर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले घाट हाईवे आज से रात को बंद रहेंगे। जी हां, इस हाईवे में इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। प्रवासियों के लौटने के चलते हाईवे पर काम प्रभावित हुआ था और इसी कारण एनएच ने रात को हाईवे में आवाजाही बंद करने की प्रशासन से इजाजत मांगी थी। यातायात खोलने की अनुमति या अनुरोध हमारे तरफ से होता है, उसको भी उनको अनुपालन करना पड़ेगा और मार्ग खोलना पड़ेगा। इसी शर्तों के साथ हमने उनको अनुमति दिया है। रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एनएच जो है उसमें कार्य करेगा। सरकार और सिस्टम से नाराज लोग आजकल हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सरकार के कामकाज पर खूब सवाल उठाए हैं। चाहे कोरोना को लेकर बात हो या जन समस्याएं हो, उन पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को आदेश दिए। सरकार पर सवाल उठने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरकार के बचाव में उतरे और वहीं इस मामले पर कांग्रेस अब पूरी चुटकी ले रही है। अब न्यूज 18 के उत्तराखंड के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल अब आप उत्तराखंड की खबरें हर रोज शाम 4:27 पर भी देख सकेंगे। बुलेटिन में पहाड़ की बेबाक बात होगी, वहीं मैदान की हर आवाज को हम तीखे तेवर और तूफानी अंदाज में दिखाएंगे। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपके सरोकार की हर खबर होगी, तो आप हर रोज शाम 4:30 बजे देखना ना भूलें।
न्यूज़ 18 का बुलेटिन उत्तराखंड लाइव। वहीं उत्तराखंड की बाकी खबरें देखने के लिए अपना उत्तराखंड रात 10:27 पर भी जरूर देखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।